नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दियम, कैलिमेरा, गुतेन्ता और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने यूनिवर्सल सोफिया के एक नए हिस्से, जिसे हमने विज्ञान कल, आज और कल या अफसाने साइंस का नाम दिया है, के साथ हाजिर हैं। यूनिवर्सल सोफिया के तहत इस हिस्से का ये पहला अंक है। इसमें हम साइंस के इतिहास, उसके वर्तमान और उसके भविष्य की बातें करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि विज्ञान की जितनी भी चिंताएं रही हैं, विज्ञान के जितने भी काम रहे हैं, उन सब के बारे में, चाहे वो किसी भी देश में हुए हों, किसी भी संस्कृति में हुए हों या किसी भी समय में हुए हों, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में या ज्ञान मीमांसा में या ज्ञान शास्त्र में ये माना जाता है कि हर विषय के कुछ अपने प्रथम सिद्धांत होते हैं। तो उसी तरह से विज्ञान का भी अपना एक सिराजा है, उसका भी अपना एक ढांचा है और उसके भी कुछ एक प्रथम सिद्धांत हैं, जिसके आधार पे हम विज्ञान में जितनी सारी गतिविधियां हुई हैं उन सब को देख सकते हैं। और कैसे किसी ने किसी सिद्धांत को खारिज कर दिया, कैसे किसी ने किसी सिद्धांत को मान लिया, उसके कुछ एक तरीके रहे हैं। जो ये सच है कि इतिहास के शुरू में जिन लोगों ने विज्ञान की पूरी परंपरा को एक शुरुआत दी थी या सबसे पहले काम किया था, उनके मन में शायद इन चीज़ों की इतनी समझ ना रही हो, मगर मोटे तौर पे विज्ञान के इतिहास से हम समझ सकते हैं कि तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं विज्ञान के प्रथम सिद्धांत के मामलों में। तो उनमें सबसे पहला तो एक है जिसको ऑक्खम रेजर के नाम से जाना जाता है। अभी ऑक्खम रेजर क्या है? तो विलियम नाम के एक फिलोसोफर थे जो इंग्लैंड की ऑक्खम नाम की एक जगह में रहते थे, और उस जमाने में विलियम नाम के एक और दूसरे फिलोसोफर थे जो कहीं और रहते थे, किसी और जगह में रहते थे। इसलिए नाम में फ़र्क करने की वजह से और फ़र्क करने के लिए उनका नाम विलियम और ऑक्खम कहा गया, रखा गया। इन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही थी और अच्छी बात कही थी जिसको सभी मानते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी घटना, परिघटना या किसी चीज़ को व्याख्या करने के सिलसिले में तुम्हें कोई बहुत सारे कारण दे रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है, तो ये समझ लो कि वो गलत है। और बहुत सारे तरीके से अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो भी ये समझ लो कि वो गलत है। और इसी को बाद में लोगों ने ऑक्खम्स रेजर यानी ऑक्खम का अस्तूरा, जिससे आप फालतू चीज़ों की कटाई छटाई करते रहते हैं, वो नाम दिया। जाहिर बात है कि सिर्फ इतनी बात से हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो एक उदाहरण हम इसमें आपके सामने रखते हैं, जो विज्ञान के इतिहास से थोड़े बहुत भी जो लोग परिचित हैं या जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँ। तो एक ज़माने में ऐसा है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे आसमान को देखने के मामले में इंसान की बुद्धि बढ़ी, उसके तरीके बढ़े, तो इंसान ने ये समझ लिया कि धरती स्थिर है, स्थिर नहीं है, और धरती सूरज का चक्कर काटती है, सूरज धरती का चक्कर नहीं काटता है। अब जो जितने सारे जो लोगों ने देखे आसमान के ग्रहों को, मंगल को घूमते हुए देखा, बुध को घूमते हुए देखा, बृहस्पति को घूमते हुए देखा, तो ये जितने जो हमारी धरती के साथ हमारे सूरज के ग्रह हैं, उन सबको घूमते हुए देखा, उनके नक्शे बनाए, तो उसमें ऐसा हुआ कि वो जो पुराना वाला सिद्धांत था जिसमें कहा जा रहा था कि सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है, उसको सही साबित करने में
बहुत दिक्कतें आने लगी बाद में लोगों को। दूसरी, तीसरी, चौथी सदी के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई कि अब इसका क्या करें? क्योंकि जो देख रहे हैं हम, जो दिख रहा है हम ग्रहों की गति से, वो तो फिट बैठ ही नहीं रहा है इस सिद्धांत में कि सूरज धरती का चक्कर काटता है। तो ये पता चल गया लोगों को कि जो उनके नज़ारे हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो फिट नहीं बैठ रहे हैं उस पुरानी धारणा के, जिसके तहत ये कहा जाता था कि सूरज धरती का चक्कर काटता है। बहुत सारे दूसरे ग्रहों के घूमने की गति, उनके रास्ते को देखने के बाद, तो उसको सही साबित करने के लिए लोगों ने कई तरह के सिद्धांत बनाए। और वो सिद्धांत ये था कि चक्कर तो धरती ही काटती है सूरज का, मगर ये जो कुछ नज़ारे हमें दिख रहे हैं, ये जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इनके साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि उन ग्रहों की गति पर दूसरे भी जो एपिसाइकिल्स नाम दिया उन्होंने उसको, कि दूसरे भी जो ग्रह हैं या सूरज भी जो है, ऐसे तो सूरज ही धरती का चक्कर काटता है, मगर कुछ ग्रह जो हैं सूरज का भी चक्कर काटते हैं और धरती का भी चक्कर काटते हैं, और इस वजह से ये नज़ारे जो हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे आ रहे हैं। और एक के बाद एक के बाद एक कई एपिसाइकिल्स बनाए, यानी मुख्य रास्ते के अलावे कुछ दूसरे काल्पनिक रास्ते भी खोजे लोगों ने दूसरे ग्रहों के सूरज के चारों तरफ घूमने के, और सब मिला करके नतीजा ये हुआ कि 14वीं 13वीं सदी तक वो जो सिद्धांत था जिसके तहत सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है और धरती सूरज के चारों तरफ नहीं घूम रही है, वो इतना जटिल हो गया और इतना कठिन हो गया कि लोगों ने कहा कि अब तो इसके ऊपर ऑक्खम के अस्तूरे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इतनी सारी व्याख्याओं की तो काट छांट करनी ही पड़ेगी। और इसलिए लोगों ने फिर इसको छोड़ दिया, और इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा काम, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, कोपरनिकस का था। कोपरनिकस का असली नाम दरअसल कोपरनिक था, क्योंकि उनके घर के लोग, उनके पूर्वज वहाँ पर अपने देश में तांबे की खदान में काम करते थे, तो उनका टाइटल ही हो गया था कोपरनिक। जैसे हमारे यहाँ जो जरी का काम करता है उसका नाम जरी वाला हो जाता है, जो धोती का काम करता है उसका नाम धोती वाला हो जाता है, खास करके अपने गुजरात में। तो उसी तरह से उनका नाम कोपरनिक था, मगर लैटिन में लोग उसको कोपरनिकस कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्खम रेजर का इस्तेमाल करके कोपरनिकस ने कहा कि नहीं नहीं, इतनी सारी व्याख्याओं की ज़रूरत नहीं है और इतने सारे तर्क वितर्क को खोजने की या कुतर्क को खोजने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे अगर एक बात मान लें आप सब लोग कि धरती सूरज का चक्कर काटती है, सूरज धरती का चक्कर नहीं काटता है, तो ये सारे जो नज़ारे हैं, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं, ये सारी जो घटनाएं दिख रही हैं आसमान की, जो लगता है कि विसंगत है, सही नहीं है, वो सब सही बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्खम्स रेजर के इस्तेमाल का ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है। यानी अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है किसी घटना के बारे में, उसके कारण के बारे में, और दुनिया भर के कारण दे रहा है, और ऐसे कारण दे रहा है जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो गलत कह रहा है। हर चीज़ की व्याख्या, हर घटना, हर परिघटना की व्याख्या अपने आप में बहुत साधारण होती है। अब हम विज्ञान के प्रथम सिद्धांतों के दूसरे सिद्धांत की तरफ चलें, थोड़ा सा हल्का सा उसे भी देख लें। बात करीब करीब 1940 या 30 के आसपास की है। एक बहुत बड़े फिलासफर का जन्म हुआ, वो उस समय नौजवान था, उसका नाम कार्ल पॉपर था। ये विज्ञान के बहुत बड़े विद्यार्थी, विज्ञान के सारे इतिहास के जानकार भी थे। इन्होंने देखा कि उस जमाने में एक अजीब बात चल रही, लोग जो है हर चीज को विज्ञान के नाम पे चेपे जा रहे, हर चीज को विज्ञान का नाम दे रहे।
यहाँ तक कि समाज अध्ययन तक को सोशल साइंस कहने लगे, इकोनॉमिक्स तक को इकोनॉमिकल साइंस कहने लगे, या साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स कहने लगे, साइंस ऑफ मनी कहने लगे, हर चीज में साइंस घुसा दे रहे हैं। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि मामला बहुत खराब है, ऐसे तो असली जो साइंस है और बाकी जो साइंस है उसके बीच कोई फर्क ही नहीं रहेगा। और वाकई कार्ल पॉपर सही थे। और ये दुख की बात है कि कार्ल पॉपर का जो सिद्धांत था, जिसकी बात अभी अभी तुरंत करेंगे हम, उसके बावजूद दुनिया नहीं मान रही है और अभी भी कार्ल पॉपर के समझाने के बाद भी उसी काम में लगी हुई है। हर चीज के लिए लोग साइंस से कोई उदाहरण ढूंढ के ले आते हैं, जैसे कह देते हैं कि ये काम तो इसके डीएनए में नहीं, इसका डीएनए ही खराब है। अब उनको कौन समझाए कि किसी आदमी के स्वभाव का, किसी आदमी के चरित्र का उसके डीएनए से कोई मतलब नहीं। तो आज हम कार्ल पॉपर के इस हल्की सी चर्चा के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कार्ल पॉपर के काम के ऊपर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे।